मीडिया, ओटाइटिस मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल जोर से बोलेंगे, बोलेंगे तभी तो सुनेंगे और काम ही अपना तो सुनना ही है, ठीक है। और जब जहाँ कभी भी आपको कम सुनाई दे वहाँ समझ लेना ईयर डिसऑर्डर चल रहा है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो ओटाइटिस मीडिया। जैसा कि अपन एनाटॉमी में पढ़ा था कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। सुनिएगा, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। सर, मैं यहाँ ये ओटाइटिस मीडिया पढ़ाने से पहले आपका थोड़ा सा जो ध्यान है वो दूसरी तरफ ले जाने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ जो थ्रू आउट आपके मेडिकल सर्जिकल के टाइम में काम आने वाला है। मैं यहाँ सबसे पहली डिजीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि शायद कहीं ना कहीं एक चीज़ से बिलोंग करती है जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन और एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज करते हैं अपन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन तो सर मैं आपको 2-3 थंब रूल बता रहा हूँ इन्फ्लामेशन के, वो याद रखना। अपने आप आपका जो मेडिकल सर्जिकल है वो बहुत इजी हो जाएगा। सर सुनिएगा, इन्फ्लामेशन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि यदि किसी भी ऑर्गन का, मैं यहाँ पर्टिकुलर आपकी ईयर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी ऑर्गन का नाम ले लीजिएगा, वो कभी भी वॉल है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सर, इन्फ्लामेशन तभी इनिशिएट होगा जब इस सेल मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन होगी। विदाउट सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन हुए कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड करता है कि ये कंटिन्यूटी किस हिसाब से ब्रेकडाउन होगी। तो सर इस कंटिन्यूटी को जो तोड़ने वाली जो चीजें हैं, जो इसको ब्रेक करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनके थ्रू ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। और एग्जांपल, इन्फेक्शन, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई भी आपका बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सर ये बैक्टीरिया कुछ इस टाइप का टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कुछ इस टाइप के एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि इस सेल वॉल को डैमेज करते हैं। टॉक्सिन या लाइटिक एंजाइम, टॉक्सिन और लाइटिक एंजाइम। सर ये जो टॉक्सिन और लाइटिक एंजाइम है, देखिएगा ये नाम से पता चल रहा है, लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं कि आपकी सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। इसीलिए तो अपन बैक्टीरिया और वायरस को मैंने कल की क्लास में बोला था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो 2 टाइप के होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? सर वो बैक्टीरिया और टॉक्सिन और लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि आपकी बॉडी का जो हेल्दी सेल है उस हेल्दी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे।
और जैसे ही इस सेल मेम्ब्रेन का, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकडाउन होते क्या आएगा सर, ब्रेकडाउन होते क्या होगा कि यहाँ से आपकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा सर, रिजल्ट होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के एंड टाइम अपन देखेंगे कि सर जो इन्फ्लामेशन है वो किससे आपका किसके थ्रू आपका करेक्टराइज होता है, तो सर इन्फ्लामेशन है वो करेक्टराइज होता है पेन, वहाँ उस पर्टिकुलर चीज पर आपका पेन होगा। सर ये जो इन्फ्लामेशन है वो करेक्टराइज होता है स्वेलिंग, ये जो आपका इन्फ्लामेशन है वो करेक्टराइज होता है किसके थ्रू, इंक्रीज टेम्परेचर, जिसको अपन बेसिकली फीवर बोलते हैं ना, उस बंदे को फीवर है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, इसी वजह से उसको फीवर आया। सर ये जो है वो करेक्टराइज्ड होता है किसके थ्रू सर, रेडनेस। और यदि किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर या पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर इस टाइप का कुछ आपका सीक्वेंस चल रहा है, तो वो जो ऑर्गन है उसका जो फंक्शन है, फंक्शन डिटोरिएशन होगा, फंक्शन डिक्रीज होगा। तो मैं इस चीज को वापस एक बार के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये पहली क्लास है आपके मेडिकल सर्जिकल में डिजीज पोर्शन की, जिसमें अपना इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वाला जो इश्यू है वो सामने आ रहा है। तो सर ये हमेशा याद रखना, ये थंब रूल है, जहाँ कहीं पे भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पड़ोगे सर, इन्फेक्शियस चीजें वो हमेशा और हमेशा क्या करेगी, इन्फेक्शन होगा किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से। ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस क्या करेंगे सर, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे, ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, ये लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ये जो लाइटिक एंजाइम और टॉक्सिन्स है ये क्या करते हैं सर, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। और जैसे ही आपका हेल्दी सेल का सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, आप खुद सोचिएगा कि मान लीजिए आप घर में रह रहे हो और घर की जो दीवार है वो ढह गई, तो वो घर रहेगा क्या। इसी हिसाब से तो अपन बोलते हैं कि सर जिस हिसाब से ह्यूमन बॉडी की बेसिक थिंग है, रोटी कपड़ा मकान, मैं मकान की बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से अपनी ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक चीज है वो है आपका सेल। द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी इज योर सेल। और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन टूटेगा तो अपन कैसे सोच सकते हैं कि वो सेल ढंग से काम करेगा। अब यदि ये सेल आपके मिडल ईयर का है तो मिडल ईयर ढंग से काम करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं करेगा। यदि ये सेल आपके स्टमक का है तो स्टमक ढंग से काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। और यदि ये जो सेल है वो सेल हार्ट का है, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, तो क्या वो आपकी मेम्ब्रेन ढंग से काम करेगी क्या, बिल्कुल नहीं करेंगी। इसीलिए अपन बोलते हैं कि सर जिस जगह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, धीरे धीरे वो ऑर्गन है वो डिटोरिएशन में जाता है, वो अपना फंक्शन है उसको लेस करने की कोशिश, अब उसका जो फंक्शन है वो लेस होता है। ठीक है, सेकेंडरी चीज, जिस जगह भी इन्फ्लेमेशन हो गया, जिस जगह भी इन्फ्लेमेशन हो गया, जिस जगह भी आपका सेल वॉल है वो डैमेज हो गया, तो इन फ्यूचर वो जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो पार्ट डैमेज हुआ है, जिस जगह ये डैमेज हुआ वो पार्ट, उस जगह हमेशा और हमेशा फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस का मतलब है कि उस जगह पे आपका जो पार्ट है वो पार्ट धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सपोज करो, देखिएगा आपकी बॉडी का कोई भी एक्सटर्नल पार्ट, जिस जगह कोई ना कोई चोट लगेगी, जिस जगह आपकी चोट लगी सर, चोट लगते ही क्या हुआ, उस जगह का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ। अरे वो उसका पार्ट डैमेज हुआ तो वहाँ सेल नहीं थी क्या, वो सेल डैमेज हुई, और सेल डैमेज हुई तो आपको जिस दिन चोट लगी थी उस दिन वहाँ पे सूजन आई, उस दिन वहाँ पेन हुआ था, उस दिन वहाँ पे रेडनेस आपने देखा था, जो कि क्लासिकल साइन दिखे थे आपको इन्फ्लेमेशन के। और मान लीजिए हाथ पे आपके चोट लगी थी तो 2-4 दिन अपने हाथ से ढंग से काम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सूजन और दर्द था। सर जब वो चोट ठीक हुई तो वो जो आपका पार्ट है जिस जगह चोट लगी थी वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हुआ, और स्कार जिस जगह फॉर्म हुआ है उस जगह को देखिएगा, बाकी स्किन से जिस जगह स्कार बना हुआ है वो थोड़ा सा हार्ड है, जो कि शो करता है कि जिस जगह इन्फ्लेमेशन होगा उस जगह क्या बनेगा आपका, फाइब्रोसिस। क्लियर है, बिल्कुल 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज पढ़िएगा, सबसे पहला कि सर इन्फ्लेमेशन है उसमें क्या होता है, सेल वॉल डैमेज होता है। अरे इन्फेक्शन तो जरिया है इन्फ्लेमेशन का, इन्फेक्शन तो एक जरिया है, एक रास्ता है कि इन्फेक्शन भी इन्फ्लेमेशन करवाता है। बाकी इन्फ्लेमेशन होने के और भी बहुत सारे कारण है। मान लीजिए कोई ट्रॉमा लग गया हो, कोई आपका टॉक्सिन्स गिर गया हो, ठीक है, और किसी वजह से आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ हो, वो तो बहुत सारी चीजें हैं।
उनमें से एक इन्फेक्शन को अपन इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको अपन पूरे मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे। तो सर ये जो चीज़ें हैं वो टॉक्सिन्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है आपके ये जो मैंने 5-2-4 चीज़ें बताई है सर, पेन, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, रेडनेस। सर इसके साथ में क्या होगा, डिक्रीज फंक्शन और इन्फ्लामेशन धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉनिक जाएगा या जैसे जैसे क्रोनिक कंडीशन में होगा, तो जिस जगह इन्फ्लामेशन हुआ है उस जगह क्या डेवलप हो जाएगा, फाइब्रोसिस, यानी कि हार्डनेस हो जाएगा, उस जगह पर आपका फाइब्रोसिस। तो डियर मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक क्या है सर, दिस वन इज द ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है ओटाइटिस मीडिया? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ of middle ear is known as otitis media। सर देखिएगा इस डायग्राम के अंदर ये आपका पार्ट है जिसको अपन ने क्या बोला था सर, मिडल ईयर। इसी पार्ट का जब आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं सर, ओटाइटिस मीडिया। क्या बोलते हैं उसको? ओटाइटिस मीडिया। अरे मैंने अभी बोला है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा तो इस मिडल ईयर की जो सेल्स है वो डैमेज नहीं होगी क्या? अरे बताओ तो सही। बिल्कुल सर, इस मिडल ईयर की जो सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट होगी। अरे मिडल ईयर की कौन सी सेल थी सर? मिडल ईयर की वो सारी सेल्स थी जिनको अपन ने कंपार्टमेंट में पढ़ा था, जिनको अपन ने अलग अलग पार्ट में पढ़ा था, और मैंने 6 कंपार्टमेंट पढ़ाए थे पूरे 6 कंपार्टमेंट ऑफ मिडल ईयर। वन इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज द ऑडिटरी ओसिकल्स, थर्ड वन इज द eustachian tube, fourth one is your mastoid process, fifth one is oval window and sixth one is the round window। ये जो 6 मेजर कंपार्टमेंट अपन ने पढ़े थे, इन 6 मेजर कंपार्टमेंट की जो सेल्स है सर वो सेल्स डैमेज होगी, और जब यहाँ की सेल्स डैमेज होगी या इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा तो सर यहाँ पे स्टार्ट होगा सर, यहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होगा, और सर जब फाइब्रोसिस डेवलप होगा या स्वेलिंग होगा या रेडनेस होगा तो यहाँ पे आपका एक्जुडेशन फॉर्म होना स्टार्ट होगा, और एक्जुडेशन बनने से यहाँ पे डिस्चार्ज। नंबर 2 यार अपन ने बोला था कि जब कभी भी इन्फ्लामेशन होता तो वहाँ का जो ऑर्गन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो लैप्स होती है। सर उस चीज़ को यह अप्लाई कीजिएगा, मैं मिडल ईयर इन्फ्लामेशन पढ़ा रहा हूँ तो मिडल ईयर का जो पार्ट है वो उसका इन्फ्लामेशन हुआ, वहाँ की सेल्स का जो फंक्शन है वो डैमेज हुआ। क्या डैमेज हुआ फंक्शन सर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या था? वाइब्रेशन, ढंग से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, और सर ढंग से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी तो जो साउंड वेव है उस साउंड वेव को ट्रांसमिटेड नहीं कर पाएगी। सर दूसरा मैंने बोला था कि यार द फंक्शन ऑफ ऑडिटरी ओसिकल्स, क्या फंक्शन था ऑडिटरी ओसिकल्स का सर? जो साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर रही थी उसी वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसमिटेड करना किसका काम था? ऑडिटरी ओसिकल्स का। सर ये भी आपका कम हो गया। तीसरा सर मेस्टोइड प्रोसेस और यूस्टेचियन ट्यूब, इन दोनों को मैं साथ इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि देखा था अपन ने कि मेस्टोइड प्रोसेस और यूस्टेचियन ट्यूब है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे सर? ये दोनों मिलके मिडल ईयर के अंदर एयर का जो प्रेशर है, बहुत बढ़िया एयर का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को मेंटेन कर रहे थे। और मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब यूस्टेचियन ट्यूब ढंग से काम नहीं करेगा, जब मेस्टोइड प्रोसेस ढंग से काम नहीं करेगा तो एयर का प्रेशर मेंटेन रहेगा क्या? अरे नहीं होगा। और जब एयर का प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो मिडल ईयर का जो एयर प्रेशर है वो आपका डिसिक्विलिब्रियम होगा, और एयर प्रेशर डिसिक्विलिब्रियम होने से वापस वही चीज़ कि साइड तक जो साउंड वेव है वो इजीली ट्रांसमिटेड नहीं होगी। अगला बोल रहा हूँ मैं, ओवल विंडो और राउंड विंडो। अरे ओवल विंडो का काम क्या था सर? ये आपका एक कनेक्शन बना रहा था, एक आपका रिलेशन बना रहा था मिडल और इनर ईयर के बीच में, कि जो भी साउंड वेव आए उसको पेरिलिम तक पहुंचाना है। और जब ये इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन होने के बाद की कंडीशन, इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा सर? इन्फ्लामेशन होने के बाद में वो फाइब्रोसिस क्रिएट होगा। अरे मेरे को एक चीज़ बताओ यार, जब यहाँ फाइब्रोसिस होगा तो यहाँ हार्डनेस नहीं आएगी क्या?
और जब ये हार्डनेस आएगी, और जब ये हार्डनेस आएगी तो सर हार्डनेस आने से होगा क्या सर, हार्डनेस आने की वजह से जो स्टेपीज का जो मूवमेंट है, आप खुद सोचो कि जिस जगह मूवेबल जॉइंट हो, यदि मूवेबल जॉइंट वाली जगह हार्डनेस आ जाए, स्टिफनेस आ जाए, तो वो जॉइंट मूव करेगा क्या? अरे बहुत बढ़िया। और जब वो मूव नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो साउंड वेव है वो कान के थ्रू ट्रांसमिटेड नहीं होगा। अरे इन सब चीजों को आप कंक्लूड करो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं कर रही, ओसिकल्स ढंग से फ्लैक्चुएट नहीं हो रही, आपका ओवल विंडो है वो साउंड वेव को अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या साउंड वेव अंदर की तरफ ढंग से जा पाएगी क्या? अरे क्या साउंड वेव कंडक्ट हो पाएगी क्या इनर ईयर के साथ में? और जब इनर ईयर के साथ में कंडक्ट नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से आपका आएगा हियरिंग लॉस। इसकी वजह से क्या आएगा? हियरिंग लॉस। तो सर देखते हैं अपन, अपना जो टॉपिक था वो था ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर इज आल्सो नोन एज ओटाइटिस मीडिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। सर क्या कॉज है, क्या कॉज है ओटाइटिस मीडिया के? तो सर सबसे पहला मैं बोलता हूँ, सबसे पहला मैं बोलता हूँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने बोला था, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मैंने कल भी बोला था, जब भी पढ़ो सीधा सा लिखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल। अरे बीमारी पढ़ रहे हैं तो नॉन पैथोलॉजिकल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द पैथोलॉजिकल। कौन सा पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सर इट विल बी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। ये आपका बैक्टीरिया हो सकता है, ये आपका वायरस हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है सर? ये आपका फंगस हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। यदि यदि आप 100 केस 100 केस देख रहे हो, 100 केस देख रहे हो ओटाइटिस मीडिया के, इन 100 केस में से, 100 केस में से सबसे ज़्यादा जो आपके ओटाइटिस मीडिया के केस आएंगे वो आएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका मतलब मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया इसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सर बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया दो टाइप का होता है अपना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो सर मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव जो आपका बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा ओटाइटिस, वो सबसे ज़्यादा आपका ओटाइटिस मीडिया है उसको लीड करता है। ओटाइटिस मीडिया बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है सर? सेकंड कॉज बोल रहा हूँ मैं ओटाइटिस मीडिया का। सेकंड कॉज आप लिखिएगा सेकंड कॉज है वो, अपन यदि बात करें तो सर सेकंड कॉज हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन माय डियर, कल अपन ने डिस्कस किया था कि सर आपका जो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, इस नेजोफेरिंग्स के अंदर एक ट्यूब ओपन होती है जिस ट्यूब को अपन बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब। और इस ऑडिटरी ट्यूब की बायलैटरल ओपनिंग होती है, यानी कि एक पार्ट है वो ओपन होता है आपका नोज में और दूसरा कहाँ ओपन होता है? ईयर में। बहुत बढ़िया, नोज एंड ईयर। अब देखिएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यदि किसी बंदे के अंदर URTI है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मैं कल बोला था आज वापस बोल रहा हूँ, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन आएंगे सर? राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, साइनोसाइटिस, आपका टॉन्सिलाइटिस, आपका फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस एंड एपिग्लोटाइटिस। ये जो इन्फेक्शन है, यदि इस टाइप के कोई इन्फेक्शन है तो सर वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नेजल कैविटी या स्टेचिन ट्यूब के थ्रू होता हुआ वो आपके ईयर के अंदर जा सकता है, वो आपके मिडल ईयर में जा सकता है और मिडल ईयर में जाके वहाँ की जो कैविटी है उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। और जब वहाँ की मिडल ईयर की कैविटी इन्फेक्टेड होगी तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूँ, अगला इसका कॉज है वो, और जब वहाँ की के थ्रू होता हुआ
वो आपके ईयर के अंदर जा सकता है, वो आपके मिडल ईयर में जा सकता है, और मिडल ईयर में जाके वहाँ की जो कैविटी है उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। और जब वहाँ की मिडल ईयर की कैविटी इन्फेक्टेड होगी तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं, अगला इसका कॉज है वो क्या हो सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। सर सुनना इसको, समझना, देखिएगा मैंने अभी अभी एक चीज आपको, ट्रोमा, और इसको लिख लेना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन परफोरेशन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। सर सुनना इसको, समझना, देखिएगा मैंने अभी अभी एक चीज आपको बोली थी, मैंने अभी अभी एक चीज आपको बोली थी कि सर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है वो तभी होता है, वो तभी होता है जब वहाँ की जो सेल वॉल है वो सेल वॉल डैमेज हो। बहुत बढ़िया, सुनना इसको, समझने की कोशिश करना। सर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तभी होता है जब वहाँ की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो, और मैंने कोज में लिखा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो सर परफोरेशन यदि पहले हो गया तो ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से कैसे हो सकता है। सुनना इस चीज़ को, सपोज कीजिएगा कल मैंने आपको जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तब मैंने बोला कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज द हाईली डेलिकेटेड ऑर्गन। ये इतना डेलिकेटेड ऑर्गन होता है कि यदि किसी बंदे ने हल्का सा एयर के प्रेशर से भी क्लैंप किया हो तो उससे भी आपका हल्का सा स्लैप किया हो, उससे का जो एयर प्रेशर है उससे भी आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो जाएगा, उससे भी आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट सकता है, परफोरेशन हो सकता है। और जैसे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हो गया तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली आपके मिडल ईयर में ट्रांसमिटेड होगा, और मिडल ईयर में पहुंच के वो वहाँ इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपका ओटाइटिस मीडिया। सर ये हो गया आपका ट्रोमा की वजह से। सपोज कीजिएगा आप कान के अंदर कुछ कान को क्लीन करवा रहे थे, ईयर क्लीनिंग करवा रहे थे, आप ईयरबड्स का यूज कर रहे थे, जो ईयरबड्स आपने लिए वो जो ईयरबड्स है उस ईयरबड्स को यदि आपने डीप स्टैकिंग किया, यदि आपने उसको डीप तक ले गए, आपने इतना डीप ले गए कि आपने उसको परफोरेटेड कर दिया। और मेरे वो भाई लोग जो कि पढ़ते टाइम पेन को यूज करते हैं कान की जो इचिंग होती है उसको खत्म करने के लिए, जैसे ही कान में इचिंग हुई पेन लिया, पेन को अंदर डाला और इचिंग खत्म कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे जो पेन है वो अंदर की तरफ जाके इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकता है, वो भी एक टाइप का ट्रोमा है। इस ट्रोमा से भी आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होने के बाद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली आपके मिडल ईयर के अंदर ट्रांसमिटेड हो जाएगा और एक डिजीज कंडीशन लीड कराएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले आगे बात करते हैं। सर इससे जस्ट पहले वाला कोज अपन ने पढ़ा है, जिसके अंदर ये था कि सर ओटाइटिस मीडिया जो है उसका कारण ये है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आपका जो यूस्टेचिन ट्यूब है, ये यूस्टेचिन ट्यूब के थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके मिडल ईयर में एंट्री मार सकता है। ये इधर से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जब ये मिडिल ईयर में पहुंचेगा तो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बोला था कि इन्फेक्शियस चीज जब भी कोई जाएगी, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा, लाइटिक एंजाइम। और लाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है सर, लाइटिक एंजाइम सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। और यहाँ कौन सी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, तो सर जब इसकी लाइटिक प्रोसेस चलेगी तो लाइटिक प्रोसेस की वजह से आपका जो टिम्पेनिक, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी परफोरेटेड कर सकता है। और जैसे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हुआ तो ये हो गया परफोरेशन आपका बीमारी की वजह से। तो सर यहाँ वाइसा वर्सा वाला नियम है, कैसे वाइसा वर्सा है सर, perforation of tympanic membrane can lead to otitis media and otitis media can lead to the perforation of tympanic membrane.
अरे राइट है कि नहीं है? मैंने दोनों चीज़ों को आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश की है और दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल सामने आ रही है। सर तीसरा जो इसका है, चौथा जो इसका कोज है वो मैं कोज बोल रहा हूँ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन किस टाइप का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन? तो सर सपोज कीजिएगा कोई भाई है जिसके अंदर आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो शॉर्ट है। सर जब कोई शॉर्ट आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होगा, जब आपका शॉर्ट आपका ऑडिटरी कैनाल होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच सकता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड कर सकता है, मेरिंगाइटिस कर सकता है। और जब मेरिंगाइटिस हो गया तो मेरिंगाइटिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मिडल ईयर। अरे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट था? मिडल ईयर का। और जब मिडल ईयर का पार्ट था तो मेरिंगाइटिस की वजह से क्या होगा? सर मेरिंगाइटिस है वो आपका ओटाइटिस मीडिया में कंसिडर्ड हो सकता है। सर शॉर्ट ऑडिटरी कैनाल, एब्सेंस ऑफ ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यदि किसी बंदे के अंदर कंजेनाइटली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंस हो, कंजेनाइटली यदि किसी का तो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो एब्सेंस हो, सर ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, कहीं भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। यदि कंजेनाइटली एब्सेंस हो तो सर उसकी वजह से क्या होगा? जब ये दोनों ही चीज़ें एब्सेंस है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली आपके मिडल ईयर को पेनिट्रेट कर सकता है, इजीली आपके मिडल ईयर तक अप्रोच मार सकता है। और जैसे ही वो मिडल ईयर तक अप्रोच मारेगा तो अप्रोच मारते ही उस बंदे को एक डिजीज क्रिएट होगी। उस डिजीज को मैं क्या बोलता हूँ? ओटाइटिस। अरे सही है कि नहीं है? सर अगला मैं बोलता हूँ, अगला जो इसी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर है, मैं एक और कंडीशन इसमें इंक्लूड करने की सोच रहा हूँ और वो कंडीशन है वाइड ऑडिटरी ट्यूब। यदि किसी बंदे का जो यूस्टेचियन ट्यूब है, जो ऑडिटरी ट्यूब है या टिम्पेनोफेरिंजियल जो ट्यूब है, यदि किसी बंदे की वाइड है, एक्सेसिव वाइड है, सॉल्ट है, तो सर वही सेम कहानी जिस हिसाब से यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली अंदर पहुँचा था, उसी हिसाब से इधर से भी नेजोफेरिंग से भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत इजीली आपके मिडल ईयर करवा सकता है, ओटाइटिस मीडिया लीड करवा सकता है। सर जो इसका नेक्स्ट कॉज मैं बोल रहा हूँ वो है आपका, जो नेक्स्ट कॉज है वो मैं बोल रहा हूँ इम्प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सर जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ते हैं तो उस टाइम पढ़ते हैं कि जब भी आप कभी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराओ तो बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो पोजीशन है वो हमेशा ये होना चाहिए इस हिसाब से, यानी कि जो बेबी का जो माउथ है वो और जो बटक से वो इस हिसाब से होना चाहिए ताकि जो भी वो सकिंग करे वो सीधा उसके नीचे जाए ड्यू टू ग्रेविटी। अरे सही है कि नहीं है? सपोज करो कोई मदर है जो बेबी को फीड करवा रही है इस पोजीशन में, वो बेबी को लेटी हुई फीड करवा रही है, वो बेबी को बैठी फीड कराई रही है, लेकिन वो इस पोजीशन में है क्योंकि आजकल आपको पता ही है माताएं होती, ठीक है, आजकल तो वैसे भी पता ही है आपको, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर वाली माताएं आ रही है, ठीक है। तो सर यदि वो इम्प्रॉपर पोजीशन के अंदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो इम्प्रॉपर पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कराने से क्या होगा? बेबी सक करेगा और सक करेगा तो जो आपका मिल्क है वो पूरा का पूरा उसका ओरल कैविटी के अंदर डिपॉजिट होगा और ओरल कैविटी में डिपॉजिट होगा और वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि पहले तो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से इजीली जा रहा था, बट अब क्या हो रहा है कि वो ओरल कैविटी में डिपॉजिट हो रहा है और ओरल कैविटी के जस्ट पास में आपका नेजोफेरिंक्स और
सर नेजोफेरिंक्स से मैंने बोला था कि यूस्टेचियन ट्यूब है वो यूजुअली क्लोज रहता है, बट वो तभी ओपन होता है जब अपना जो मैंडिबल है, जब अपना मैंडिबल मूवमेंट करता है। और इसके जो पीछे का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो ये इंटरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि ये वाला जो जॉइंट है मैंडिबल का, ये वाला जो जॉइंट है जो मूवेबल जॉइंट है, इसी को अपन टिम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। जब भी मैंडिबल मूवमेंट करेगा तो टिम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट मूवमेंट करेगा और ये यूस्टेचियन ट्यूब को ओपन करता है। तो जो ब्रेस्ट, जो मिल्क उसके ओरल कैविटी के अंदर डिपॉजिटेड था, वो ओरल कैविटी से यूस्टेचियन ट्यूब से होता हुआ मिडल ईयर में जाएगा, और मिडल ईयर में जब वो लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा तो वहाँ धीरे 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 वो है वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है। और ये आपके पीडियाट्रिक एज के अंदर जो बच्चे होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। सर, बच्चों के अंदर ओटाइटिस मीडिया होने का सबसे बड़ा कारण यही है इम्प्रॉपर पोजीशन। बेबी का इम्प्रॉपर पोजीशन में आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो, उसकी वजह से आपको ओटाइटिस मीडिया होता है। तो डियर, अभी तक जो अपन ने ओटाइटिस मीडिया के अपने ने जो कॉजेस पढ़े थे, उसमें सबसे पहला जो कॉज था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन था। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पैथोलॉजिकल, और पैथोलॉजिकल में कौन? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव, जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। सर, वायरस एंड फंगस भी इसको करवाते हैं, लेकिन ज्यादा कौन करवाता है? बैक्टीरिया। दूसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तीसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने क्या? सर, आपका कंजेनाइटल एनोमलाई। चौथा पढ़ा क्या? इम्प्रॉपर पोजीशन। और पांचवा स्मोकिंग। स्मोकिंग, यदि कोई बंधु है जिसको श्वेत अग्नि दंडिका का शौक है, यदि कोई बंधु है जिसको श्वेत अग्नि दंडिका का शौक है, श्वेत अग्नि दंडिका मतलब सिगरेट, यदि कोई बंधु है जो स्मोकिंग करता है, तो सर स्मोकिंग के अंदर अपन को पता है कि जो स्मोक होता है, स्मोक की प्रॉपर्टी होती है इरिटेशन। कैसी प्रॉपर्टी होती है? इरिटेशन। अरे आपने सुने होंगे उन भाई लोगों के कारनामे जो ये बोलते हैं कि मैं सिगरेट या बीड़ी पी के जो धुआं है वो कान में से निकाल सकता हूँ। हर एक जगह ऐसे कारनामे करने वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वो जो भाई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं जो सिगरेट है या बीड़ी है उसको पीने के बाद जो धुआं है वो बिल्कुल कान में से निकाल सकता हूँ, तो उसको बोलना बिल्कुल सही पहचाना भैया आपने। आप निकाल तो सकते हो, आप निकाल तो सकते हो, लेकिन एक काम करना, कल आप डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर के पास जाके आपके कान का पर्दा चेक करवाना, क्योंकि आपके कान का जो पर्दा है वो फटा हुआ है। सर, वो क्या करेगा? जैसे ही बंदा स्मोक करता है तो स्मोक करने के बाद में क्या होता है, जो हैवी स्मोकर होते हैं, तो सर हैवी स्मोकर के अंदर जो स्मोकिंग वाला जो स्मोक है वो स्मोक धीरे 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 मिडिल ईयर में जाएगा, और मिडिल ईयर में जिस हिसाब से मैंने बोला कि स्मोक की प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, इरिटेशन की, वो धीरे 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 मिडिल ईयर के अंदर इरिटेशन करवाता है। और इरिटेशन करवाने की वजह से, इरिटेशन करवाने की वजह से यहाँ इन्फ्लामेशन होगा, और उस इन्फ्लामेशन को मैंने क्या बोला है? अरे इरिटेशन होगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो वह क्या होगा? इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन होने से वहाँ आपका ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अरे यस और नो? क्लियर है? देखिएगा सर, अब इसी स्मोकिंग को आप दो चीजों के साथ में को रिलेट करिए। कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर कंजेनाइटल एनोमलाई है। कैसा कंजेनाइटल एनोमलाई है? जिसका यूस्टेचियन ट्यूब है वो एक्सेसिव वाइड है, और वाइड यूस्टेचियन ट्यूब वाला हेवी स्मोकर है। सर, जब वो हैवी स्मोकर है और उसका स्टेचिंग ट्यूब वाइड है, तो जो स्मोक है वो डायरेक्टली आपका मिडल ईयर में पहुंचेगा, और मिडल ईयर में पहुंच के क्या कराएगा? वहां आपका इरिटेशन करवाएगा, और इरिटेशन करवा के क्या होगा? सर, इरिटेशन करवा के वहां डिजीज कंडीशन राइज होगी जिसको अपन ओटाइटिस मीडिया बोल रहे हैं। आप इस स्मोकिंग को एक तीसरी कंडीशन के साथ में और जोड़िए। मैं बोल रहा हूँ स्मोकिंग प्लस वो बंदे जिनके अंदर इम्यूनिटी है वो डिक्रीज है, इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइन। सर, कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है, और अपने को पता है कि जिस बंदे का इम्यूनिटी कम होता है उसके अंदर कोई भी जो इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम है नहीं। और जब इम्यून सिस्टम अब अच्छा नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो कैसे लड़ेगा? और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं लड़ सकता, तो सर दिखती सी चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा तो उसमें वो इन्फेक्शन बहुत अर्लियर लगेगा, और इन्फेक्शन होते क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया।
अब सपोज करो कोई इम्यूनोसप्रेसिव है और वो स्मोकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको और बीमारियां तो होगी जो होगी, आपको ओटाइटिस मीडिया भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इस बंदे को? तो देखिएगा सर, बोला है अभी अपन ने कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जब कभी भी होता है, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने से क्या होता है सर? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अपन ने देखा था कि कोई भी जो पार्ट है, उस पार्ट की जो सेल वॉल्स है वो डैमेज हो रही थी, अपन ने सेल वॉल डैमेज कर दी, अपन ने सारा सब कुछ डैमेज कर दिया, अपन ने वहाँ पे क्या कर दिया सर? अपन ने वहाँ पे परपोरेशन भी कर दिया और परपोरेशन के साथ में भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा इसके साइन एंड सिम्टम्स को अपन निकालना स्टार्ट करें। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? तो सर देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, इस वाले पार्ट का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है सर। जब इस पार्ट का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो मेरे को एक चीज बताइएगा, आप सबसे पहले इस जगह पे इन्फ्लेमेशन वाले चारों साइन आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या साइन था सर? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर और लॉस ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। सर अगला मैं बात करता हूँ, सुनिएगा इसको सर। जब कभी भी आपका इन्फ्लेमेशन होगा, जब कभी भी आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा, तो जब अपन पढ़ते हैं इसको, अपन ने बोला था कि जब आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो मुझे एक चीज बताएगा, यहाँ पे धीरे 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 एक्जुडेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्जुडेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, एक्जुडेशन। मैं थोड़ा सा इसको अलग स्लाइड में लिख देता हूँ आपके लिए। एक्जुडेशन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एट inflammatory site, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एट इन्फ्लामेटरी साइट। जब आपकी इन्फ्लामेटरी साइट है वहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्शन होता है उसको एक्जुडेशन बोलते हैं। और जब मैं इस एक्जुडेटरी फ्लूइड को, जब मैं इस एक्जुडेटरी फ्लूइड को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, या फिर इसको मैं जो मेरी बायोकेमिस्ट्री की लैब है उस बायोकेमिस्ट्री की माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि ये जो कलेक्टेड फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या है। तो सर इस फ्लूइड के जो पार्ट है वो कौन कौन से इसके कंपोजिशन होंगे? तो सर प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि अपने ब्लड का पार्ट होता है, 55% बनाती है टोटल ब्लड का। सर प्लाज्मा होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि वहां बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी हो सकता है। और वहां पे तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी आपकी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वहां पे जो तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होगी? WBC। क्या होगी? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल में भी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल या आपका मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या आपका मोनोसाइट। यदि एक्यूट इन्फेक्शन है तो आपका न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, और यदि आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आपका क्या देखने को मिल सकता है सर? मोनोसाइट देखने को मिल सकता है सर। इसी चीज को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं कि यहाँ क्या होगा सर? एक्जुडेशन मिलेगा मेरे को। अरे एक्जुडेशन फ्लूइड है, एक्जुडेशन क्या है? फ्लूइड है। और इसकी इनिशियल टाइम अपन ने पढ़ा था कि सर जब ओटाइटिस मीडिया होगा तो आपका टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परपोरेशन मिलेगा, और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परपोरेशन मिलेगा तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड धीरे धीरे बाहर आएगा, यानी कि कान का बहना, ओटोरिया, ओटोरिया होगा इस पेशेंट को। क्या होगा? ओटोरिया होगा। बहुत बढ़िया सर, इस पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? ओटोरिया देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज सर, लॉस ऑफ फंक्शन। अरे मिडल ईयर का काम क्या था? मिडल ईयर का काम ये था सर, मिडल ईयर जो है वो साउंड वेव को पहुंचाने का काम कर रहा था, कंडक्ट कराने का काम कर रहा था। कहाँ पे? आपके इनर ईयर के साथ में। अरे क्या आपका हियरिंग जो है वो मेंटेन रहेगा क्या? अरे बोलो तो सही। अरे सर जब हियरिंग मेंटेन नहीं रहेगा तो मैंने बोला है लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग। और किस टाइप का हियरिंग लॉस सर?
ये जो लॉस ऑफ हियरिंग है, जो ये लॉस ऑफ हियरिंग है, वो होगा आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सर मेरे को एक चीज बताइएगा, जब कभी भी आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हो, जब कभी भी आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हो, तो एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और उस बेसिक प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। पढ़ा है ना अपन ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म। क्या होता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब? सर कंपनसेटरी मैकेनिज्म का सीधा सीधा सा मीनिंग होता है कि जब कोई एक आपका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो उस ऑर्गन के साथ में काम करने वाले जो दूसरे ऑर्गन है, वो अपनी जो क्रिया है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि सर हार्ट फेलियर, कल अपन ने डेफिनेशन देखी थी हार्ट फेलियर की, मैंने बीच में आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि हार्ट फेल कब होता है? जब आपका हार्ट है वो इनसफिशिएंट पंप करता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिले। बट जब हार्ट फेल है, तो क्या वो जो हार्ट है वो आपके टिश्यू तक, वो आपकी सेल तक सफिशिएंट लेवल में ऑक्सीजन डिलीवर्ड कर सकता है क्या? सफिशिएंट लेवल में ग्लूकोज डिलीवर्ड कर देगा क्या? सफिशिएंट लेवल में ब्लड आपका है वहां पे पहुंचा देगा क्या? नहीं पहुंचा पाएगा। और जब नहीं पहुंचा पाएगा, तो ऑक्सीजन का काम और कौन सा सात बड़ा ऑर्गन करता है? लंग्स। तो लंग्स बोलेगा एक काम कर यार, चल तेरे से काम नहीं हो रहा, मैं अपनी फिजियोलॉजी है उसको इंक्रीज करता हूँ, मेरी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि तेरे अंदर जो टोटल ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। चल तू धीरे धीरे भी सही, लेकिन थोड़ी हाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन तू डिलीवर्ड कर दे। इसीलिए अपन देखते हैं कि हार्ट फेलियर के साथ में आपका क्या दिखता है? टैकिपनिया दिखता है। और जब टैकिपनिया होगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन और वो डिलीवर हो जाएगा। मैं उसी एग्जांपल को यहां सेट करना चाह रहा हूं। यहां कैसे सेट कर रहा हूं, सुनना इसको। जब आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, जब आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो आपकी टोटल हियरिंग डिमिनिश्ड वीक नहीं हुई? और आपका इनर ईयर नहीं चाहेगा क्या मैं ज्यादा सुनूं? और जब आपका इनर ईयर चाहेगा कि मैं सुनूं, अच्छा सुनूं, तो ये अपनी फिजियोलॉजी को क्या करेगा? ये अपनी फिजियोलॉजी को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? सर ये हर एक छोटी छोटी आवाज को परसीव करने की कोशिश करेगा। जब ये हर छोटी छोटी आवाज को परसीव करने की कोशिश करेगा, तो ये हर एक छोटी चीज से स्टिमुलेट होना स्टार्ट होगा। और जैसे आपका कॉक्लिया और स्टिमुलेट होगा, जैसे आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टे और स्टिमुलेट होगा, तो हर एक छोटी चीज से स्टिमुलेशन होने से वहां पे एक आपकी अलग से एक साउंड एक क्रिएट होने लगती है, जिसको मैं बोलता हूँ टिनाइटस। टिनाइटस देखने को मिलेगा, रिंगिंग ऑफ ईयर, ऑफ ईयर, कानों में घंटियां बजना, टिनाइटस जिसको बोलते हैं। क्या देखने को मिलेगा? टिनाइटस। सर इस जगह मैं अपने साइन एंड सिम्टम्स से, उन साइन एंड सिम्टम्स को मैं कंक्लूड करने की सोच रहा हूँ। मैं ऐसे कंक्लूड करता हूँ कि सर अपन ने पढ़ा था, क्या साइन एंड सिम्टम ये जो बंदा है वो देखेगा, तो सर वो साइन एंड सिम्टम आपका देख सकता है। वो साइन एंड सिम्टम्स है जो आपका देख सकता है, वो ये वाले हैं कि सर जो साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे, जो साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे आएंगे, वो इस टाइप से आ सकते हैं कि जो बंदा उसमें इनिशियली तो इन्फेक्शन वाले साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। क्या इन्फेक्शन वाले साइन एंड सिम्टम्स थे? सर वो इन्फेक्शन वाले जो साइन एंड सिम्टम्स थे वो इस टाइप से थे कि सर उसके अंदर पेन होगा, उस बंदे के अंदर पेन है, तो जब कान का दर्द होता है तो उस कान के दर्द को अपन क्या बोलते हैं? ओटोलजिया। क्या साइन एंड सिम्टम देखेगा? तो सर पेन, ओटोलजिया। सर रेडनेस और स्वेलिंग आपको बाहर से नहीं दिखेगी, उसको अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। सर पेन, पेन के साथ में अपन ने देखा था क्या? सर वहां पर आपका क्या बन रहा था? एक्जुडेशन, और एक्जुडेशन के साथ में डिस्चार्ज। ऑटोरिया, ऑटेरिया, ईयर डिस्चार्ज, बहुत बढ़िया। ओटल्जिया, ओटल्जिया क्या है आपका? पेन, पेन ऑफ ईयर। ऑटोरिया, ईयर डिस्चार्ज। सर अगला अपन ने देखा था क्या? लॉस ऑफ हियरिंग। किस टाइप का हियरिंग लॉस हो रहा है? सर यहाँ पे हियरिंग लॉस हो रहा है वो आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इस टाइप का हियरिंग लॉस है सर, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस के साथ में यदि मैं अगला अपन बोलूँ
सर और क्या साइन एंड सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिलेगा? तो सर टिनाइटस, टिनाइटस, रिंगिंग ईयर यानी कि कान में घंटियां बनना, रिंगिंग ईयर यानी कान में घंटियां बजना स्टार्ट होगी, ऐसा लगेगा जैसे कंटिन्यूसली अपने ईयर के अंदर कोई ना कोई चीज है वो चल रही है। सर यदि आपका इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा है तो आपका जो फीवर है वो प्लस माइनस हो सकता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर आपका प्लस माइनस आपका जो फीवर है वो डिपेंड करता है, यदि आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही लिथाल है, तो आपका ये जो ईयर है वो आपका हो सकता है, आपका फीवर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। सर टिनाइटिस हो गया, लॉस ऑफ ये हो गया। सर अगला मैं बोलूँ तो इस पेशेंट को वर्टाइगो, डिजीनेस, वर्टाइगो, डिजीनेस इस पेशेंट को हो सकता है। वर्टाइगो और डिजीनेस होने का क्या कारण है? तो सर देखिएगा, अपन इसको यहीं से समझते हैं कि कल अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो ईयर है, जब जो ये ईयर है, इस ईयर का सबसे बड़ा काम है सुनना, और सुनने भी से भी बहुत बड़ा जो काम है वो है बॉडी का बैलेंस बनाना, जिसको मैंने बोला था कि ये ईयर का प्राइमरी फंक्शन है। अब देखिएगा, समझिएगा, अपनी बुद्धि है उसको लगाइएगा थोड़ा सा, और लगाते आप खुद बोलोगे कि जब जब किसी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो आज के टाइम में ज्यादा दर्द तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द सबको होता है। और यह मेरा मतलब है वो आग से ये है, मेरा जो मतलब है वो आग से ये है कि जब यहाँ इन्फ्लामेटरी कोई भी प्रोसेस चल रहा है, जब यहाँ इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन चल रहा है, तो हल्का सा भी क्या हल्का सा भी जो ड्रॉबैक है वो इनर ईयर पे नहीं जाएगा क्या? क्या आपको ओवल विंडो के ऊपर इरिटेशन होने से धीरे धीरे जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके ऊपर इरिटेशन नहीं होगा क्या? और जब सेमी सर्कुलर कैनाल के ऊपर इरिटेशन होगा तो सर उसकी वजह से सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या था? वेस्टिबुलर नर्व। और वेस्टिबुलर नर्व का काम क्या था? कि आपकी बॉडी का बैलेंस बनाना, पोस्चर बनाना। लेकिन जब यहाँ पे ये वाली चीज आप देख रहे हो कि जब आपका मिडल ईयर है उसमें इन्फेक्शन इस टाइप का बना हुआ है, तो सर आपका जो इनर ईयर है वहां पे अबनॉर्मल सेंसेशन जाएंगे, जिसकी वजह से वेस्टिबुलर नर्व है जिसका मेन काम था आपकी बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर बनाना, वो बैलेंस एंड पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाएगी। और जब बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो उस पेशेंट को एक सिम्टम्स दिखेगा, जिस सिम्टम्स को अपन बोलते हैं वर्टाइगो या डिजीनेस। सर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? क्या कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया के? तो सर ओटाइटिस मीडिया के जो कॉम्प्लिकेशन है वो है मेस्टोडाइटिस, मेस्टोडाइटिस, क्योंकि कल की क्लास सुबह जब अपन मेस्टोइड प्रोसेस पढ़ रहे थे उस टाइम अपन ने देखा था कि सर मेस्टोइड प्रोसेस की ओपनिंग है वो कहाँ रहती है? सर वो रहती है आपके मिडिल ईयर में, और जब मिडिल ईयर के अंदर इसकी ओपनिंग है तो जो जिस हिसाब से आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन था वो मिडिल ईयर में आया, उसी हिसाब से मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन है वो कहाँ जा सकता है? सर मिडिल ईयर का जो इन्फेक्शन है वो सीधा सीधा आपका ईयर के अंदर मेस्टोइड प्रोसेस में जा सकता है। दूसरा देखिएगा, मैंने बोला है कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रोल ही है कि वो सेल को डैमेज करता है। सर जब इस कैविटी के अंदर आपका सेल डैमेज हो रहा है तो क्या ये जो बोन है वो डैमेज होना स्टार्ट नहीं होगी क्या? और जब ये बोन डैमेज होना स्टार्ट होगी तो आप खुद जानते हो कि इस बोन के जस्ट ऊपर की तरफ यह क्या है आपका ब्रेन, और ब्रेन को कौन कवर करके रखती है? मेनिंजियस। तो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में मैं देख सकता हूँ, अरे सर यहाँ पे ब्रेन है, देखिएगा सुनिएगा, ये कान है, कान के बाद में ये आपकी स्किन, ये स्किन के बाद में आपका टिश्यू, टिश्यू के बाद आपके मसल्स, और ये आपका टेम्पोरल बोन, और जैसे आप टेम्पोरल बोन को क्रॉस करोगे तो आप सीधे पहुंचोगे आप मेनिंजेस के ऊपर, और इस पेशेंट को मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, और मेनिंजाइटिस से एंसिप्लाइटिस आपका जो पेशेंट वो हो सकता है कि उसको एंसिप्लाइटिस भी हो। मेस्टोडाइटिस, मेनिंजाइटिस, एंसिप्लाइटिस इस पेशेंट को देखने को मिलेगा। हियरिंग लॉस, किस टाइप का हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और 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 अगला जो है वो हो सकता है आपका इनर ईयर इन्फेक्शन, और इनर ईयर इन्फेक्शन क्या है सर? लेब्रेंटाइटिस, लेब्रेंटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर।
सर ये सर्टेन टाइप के कॉम्प्लिकेशंस है, वो मैं देख सकता हूँ एक पेशेंट के साथ में जिसको किया आपका ओटाइटिस मीडिया। क्या डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन है इसका, कैसे मैं डायग्नोस करूंगा इसको? कैसे डायग्नोस हो सकता है ये? तो सर इसका जो डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन है वो मैं बोल रहा हूँ, पहला हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ एडीएम में भाई 2-4 दिन तो सही चाले और अब 3G पकड़ ले, जो 3G पकड़ता है बस। सर आप इसकी हिस्ट्री लीजिए। चाला कौन क्या हिस्ट्री लेंगे? सर आप इस पेशेंट को पूछेगा क्या हुआ, तो ये भाई साहब आपके पास आएंगे और आते ही जो सबसे ज्यादा जो वाले पेशेंट रहते हैं वो आपके हैं, वो आते ही बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, मेरे बाहर कान आता में है से पकड़ ले। पानी आ रहा है। पानी आने का मतलब है कि उसको तो नहीं पता कि ये एक्सुडेशन है, ओटोरिया है। बहुत बढ़िया। सर ये बोल रहा है कि आपका मेरे कान में से पानी आ रहा है। सर ओटोरिया होने का तो कोई रिलीवेंट नहीं निकलता कि वो आपका ओटाइटिस मीडिया है, क्योंकि ओटोरिया तो डिस्चार्ज है और वो डिस्चार्ज तो हर एक उस जगह आता है जहाँ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो, और मिडल ईयर से पहले इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन तो एक्सटर्नल ईयर का भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो पानी तो यहाँ से भी आ सकता है, पानी क्या कहीं से आ जाए? यदि यहाँ से आपका पानी आ रहा है, यहाँ से आपका हो रहा है, तो इसको तो मैं रिलीवेंट नहीं मानता। उसको पूछो और क्या हो रहा है, तो ये बोलेगा मेरे कान में दर्द है। पेन? यार दर्द भी तो यहाँ से हो सकता है, दर्द यहाँ से भी हो सकता है और दर्द अंदर वाले से भी हो सकता है। सर पेन और ये बता दिया, इसको पूछो और क्या है, ये बोलेगा सर मेरे को कम सुनाई देता है, कम सुनाई दे रहा है। सर मेरे को हियरिंग इंपेयरमेंट है। यार दर्द है, पानी आ रहा है, तो हो सकता है कि वैक्स डिपॉजिटेड हो और वैक्स डिपोजिशन की वजह से एक्सटर्नल आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ हो, और एटाइटिस एक्सटर्ना से पानी भी आ रहा है, दर्द भी हो रहा है और कम भी सुनाई दे रहा है। अभी भी मैं इसको रिलीवेंट नहीं मानता कि यार ये जो हिस्ट्री दे रहा है वो ओटाइटिस मीडिया की तरफ तो मेरे को नहीं ले जा रहा। सर इसको पूछो और क्या हो रहा है, तो ये बोलेगा कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ईयर है वो हैवी है, मेरे पानी आ रहा है, ये सारा सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, और क्या हो रहा है? तो सर ये बोलेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कान के अंदर हल्की हल्की सी घंटियां बज रही हैं, और वो जो रिंगिंग ईयर हो रहा है, जो टेनाइटिस हो रहा है, वो जब मैं सोचता हूँ तो ज्यादा होता है। यस एग्जैक्टली, टेनाइटिस का सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट होता है वो टेनाइटिस के ट्रीटमेंट पर पड़ेंगे, वो होता है उसका आपका है, उसको अपने को हल्का सा निकालना होता है बस। ठीक है, फॉरगेटिंग करना होता है, जितना उसको याद करेंगे उतना ज्यादा आएगा। होता है अपने साथ में क्या कि टेनाइटिस, अच्छा अभी देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही, बस उसी टाइम वो आ जाएगा। ठीक है, जो आपका अटेंशन है उस अटेंशन को अपने को क्या करना है, थोड़ा सा सबसे करना है। सर अगला और क्या हो सकता है? सर अगला वो बोलेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मुंह के अंदर का जो स्वाद है वो हल्का सा बिगड़ता है, जैसे अजीब सा मुंह का टेस्ट रहता है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो यहाँ का डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज यूस्टेचियन ट्यूब से होता हुआ आपके नेजल के, आपका जो फेरिंग्स है वहां तक पहुंचता है। हाँ फेरिंग्स में टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका जो मुंह का टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है वो तो आ ही जाती है। हाँ, अब मेरे को और भी ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि यार टिनाइटस भी बोल रहा है, पानी वानी का ये ज्यादा बोल रहा है,
क्योंकि ओटाइटिस एक्सटर्ना वाला इतने दिन वेट नहीं करता यार, ये तो थोड़ा सा क्रोनिक का जैसा मेरे को माहौल लग रहा है। हाँ शायद तक ओटाइटिस मीडिया है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ हाँ ओटाइटिस मीडिया है, मैंने कंफर्म नहीं बोला है। मैं काम करता हूँ उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूँ। कैसे होगा फिजिकल एग्जामिनेशन? तो सर वो ही अपने सुबह वाली बात मैंने बोला था, अरे पढ़ाई करना बहुत इजी है, बस तरीका होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका होना चाहिए। बस वो सीधी सी अपनी कहानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन का जहां पे भी आपका वर्ड है हमेशा आप इसको उसी पेज से देखो जिस पेज से अपन ने सुबह डिस्कस किया था सर, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इस पेज को मत भूलो, इसी पेज को याद रखो। इंस्पेक्शन देखना, क्या देखोगे? कान को। बाहर से तो सबका कान एक जैसा दिखता है, अपने को क्या करना है सर, अपने को कान को अंदर से देखना है। और जब आपको कान को अंदर से देखना है तो अंदर से देखने के लिए, अंदर से देखने के लिए अपने को कोई ऐसी चीज भी चाहिए जो अंदर की तरफ जा सके। अपने को कोई ऐसी चाहिए जो क्या जा सके, अंदर की तरफ जा सके। और अंदर की तरफ जो जा रही है, लेट मी ड्रॉ द टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। याद रखना मैंने यहाँ टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो है वो रेड कलर से बनाई है, और इस रेड कलर का जो अपीयरेंस है वो मैं देना चाह रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप एंडोस्कोप या ऑटोस्कोप को अंदर डालोगे, जैसे आप एंडोस्कोप या ऑटोस्कोप को अंदर की तरफ डालोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही आपकी लाइट गई, लाइट जाते ही आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो तो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जो अपने को हिस्ट्री के अंदर साइन एंड सिम्टम एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना के मिल रहे थे वो तो यही एक्सक्लूड हो गए, यही एक्सक्लूड हो गया कि ये ओटाइटिस एक्सटर्ना तो नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे आपकी लाइट गई टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे, देखा कि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन का कलर कैसा है, रेड है। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर स्वेलिंग है। अब समझ में आया कि यार टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, रेड, स्वेलिंग और दर्द की हिस्ट्री तो ये दे ही चुका है। तो ये तीनों के तीनों साइन किसके हैं, इन्फ्लेमेशन के। सर मैं यहाँ से 100% इंश्योर हो सकता हूँ कि हाँ इसको ओटाइटिस मीडिया है। सर मैंने देखा कि यहाँ का जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, उस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर, उस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है सर, उस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हल्का सा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, वो परपोरेटेड दिख रहा है मेरे को, कैसा दिख रहा है, परपोरेटेड दिख रहा है। उसके ऊपर हल्का सा छेद हुआ है, और ये जो छेद है वो और अच्छे से मेरे को समझा रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई होगी, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर से फ्लूइड बाहर आता हुआ मेरे को दिखेगा हल्का फुल्का। सर जैसे ही मैंने देखा कि हाँ यार यहाँ से तो पानी आ रहा है, यहाँ से तो ये कुछ चीज हो रही है, तो मेरा जो डायग्नोसिस है वो 100% कंफर्मेटिव हो गया, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, और आंखों से देखा हुआ झूठ नहीं हो सकता। कान से सुना हुआ झूठ हो सकता है, आंखों से देखा हुआ झूठ नहीं हो सकता। मैंने आंखों से देख लिया कि हाँ ये तो आपका ओटाइटिस मीडिया ही है, क्योंकि देखा है मैंने कान का पर्दा फटा हुआ, देखा है मैंने इसकी कलर है वो रेड है, देखा है मैंने कि वहां स्वेलिंग आ रखी है, देखा कि अंदर से डिस्चार्ज आ रहा था। और जब ये अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। सर एक काम करो, ये जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है इसको अपन थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। अपन एक काम करते हैं, इसका माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यू लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यू लेते हैं। क्या माइक्रोबायोलॉजी में क्या भेजोगे कि सर जो भी पस आ रहा है, जो भी डिस्चार्ज है, इसका कल्चर कराओ, कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराओ। सर एक काम कीजिएगा, अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, मैं आता हूँ कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे, 1 मिनट बाद, एक बाद में कल्चर एंड सेंसिटिविटी के ऊपर आता हूँ। एक काम कीजिएगा, आप इसके ब्लड एग्जामिनेशन कराओ, और ब्लड एग्जामिनेशन में आप कराओ इसका सीबीसी कराओ, आप इसका ईएसआर कराओ। सर जैसे ही आप सीबीसी कराओगे तो सीबीसी के अंदर शायद तक आपका जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ आएगा, और डब्ल्यूबीसी में भी यदि आपका एक्यूट इन्फेक्शन है तो जो आपका न्यूट्रोफिल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, न्यूट्रोफिल जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डिफेंस ऑफ बॉडी, डिफेंस ऑफ बॉडी,
इज द न्यूट्रोफिल, और ये न्यूट्रोफिल का लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा, और यदि क्रॉनिक है, यदि क्रॉनिक है तो वहाँ बढ़ेगा आपका, वहाँ बढ़ेगा आपका मोनोसाइट, वहाँ बढ़ेगा क्या आपका मोनोसाइट बढ़ेगा। सर इस बंदे का मैंने बोला कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराओ, देखिएगा सर यहाँ पे मैं आपके छोटे छोटे 5-7 एमसीक्यू करवा रहा हूँ। मैंने बोला सीबीसी, सीबीसी के अंदर आप क्या करते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आप डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट को देखते हो। देखिएगा इस बीमारी के अंदर जब इंफेक्शन वाली चीज पढ़ रहे हैं तो आरबीसी और प्लेटलेट का जो रोल है वो हल्का सा कम हो जाता है। अपना ज्यादा ध्यान कहाँ जाएगा सर, वो सीधा सा ध्यान अपना जाएगा किसके ऊपर, वो जाएगा डब्ल्यूबीसी काउंट पे। और डब्ल्यूबीसी काउंट कौन सी सर, न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई है, क्या शो कर रही है, एक्यूट इंफेक्शन है, क्योंकि ये प्राइमरी डिफेंस है। और सबसे पहले जो डिफेंस करने का काम होगा वो किसका होगा, न्यूट्रोफिल का। दूसरा कौन सा, मोनोसाइट, यानी कि जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है, जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल है वो बड़ा, वो बताता है कि इसकी क्षेत्र आपका क्रॉनिक है। सर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी अपने आप में से दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहला कल्चर, क्या होता है कल्चर के अंदर सर, जिस डिस्चार्ज को आपने लिया है उस डिस्चार्ज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया को देखने के बाद, इस बैक्टीरिया को देखने के बाद, और बैक्टीरिया किससे मरता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से। फिर इस बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट 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 एंटीबायोटिक यूज करके लैब में ही देख लेते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया वो मरेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बहुत अर्लियर होता है। और यदि कोई बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया तो उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसको अपन एक काम करते हैं, सेंसिटिविटी के थ्रू ये चेक कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक के साथ में सेंसिटिव है और कौन से एंटीबायोटिक के साथ में ये आपका रेसिस्टेंस है। क्योंकि जब आपका बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव जिस एंटीबायोटिक के साथ में होगा उसी एंटीबायोटिक से आपका ये बैक्टीरिया वो मर जाएगा। दूसरा जिसके साथ में रेसिस्टेंस है वो वाला आप कितना भी दे दो इसको, ये बैक्टीरिया नहीं मर सकता, बैक्टीरिया वो नहीं मर सकता। सर अगला जो टेस्ट है, अगला जो इसके अंदर टेस्ट है वो अपन टेस्ट करवाते हैं रेडियोलॉजिकल, और रेडियोलॉजिकल के अंदर एक्सरे, कौन सा एक्सरे, मेस्टोइड एक्सरे। और मेस्टोइड एक्सरे कराने का यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये देखना कि कहीं जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन आपके मेस्टोइड एयर सेल में तो नहीं पहुंच गया, कहीं मेस्टोडाइटिस नहीं करवा दिया, क्योंकि मेस्टोडाइटिस को भी साथ में अपने को ठीक देके चलना है। और इसके बाद में जो अगला वाला आपका जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है सर, इट विल बी हियरिंग टेस्ट, हियरिंग टेस्ट करवाइए आप इसका ऑडियोमेट्री करवाइए, आप इसका ऑडियोमेट्री करवाइएगा। अब जब इसका ऑडियोग्राम करवाएंगे सर, ऑडियोग्राम करवाएगा, आप इसका टिम्पेनोग्राम करवाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे अपन जो हियरिंग है उसको और अच्छी तरह से देख पाएंगे कि इसमें किस लेवल पर आपका हियरिंग लॉस है और कितना हियरिंग लॉस हुआ। सर क्या मैनेजमेंट करेंगे इस बंदे का, क्या मैनेजमेंट करेंगे तो सर, सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कि ये जो आपका डिजीज है वो किसकी वजह से हो रहा था सर, वो हो रहा था आपका किससे, वो हो रहा था आपका बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए अपन दवाइयाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सर, अपन इसके अंदर एंटीबायोटिक यूज करेंगे। सर कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे सर, सबसे परफेक्ट तो होता है कि आप वो एंटीबायोटिक यूज कीजिएगा जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट में, स्पेशली सेंसिटिविटी के अंदर सेंसिटिव आया था। बट कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट है वो थोड़ी लेट आती है, उसको अंदर टाइम लगता है, लगभग 48 आवर्स से 72 आवर्स का टाइम लगता है। तब तक अपने को उस पेशेंट को कैसे भी करके जो उसमें बैक्टीरिया है उसको अपने को सोचना है उसके बारे में। तो अपने काम करते हैं, सीधा वो एंटीबायोटिक यूज लेते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मार सके। आप एक काम कीजिएगा, इस बंदे के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कीजिएगा। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन से होते हैं तो सर, पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन ग्रुप जैसे आपका एमोक्सिसिलिन,
एम्पिसिलिन, ये सारी की सारी दवाइयाँ। सर आप एक काम करो, या दूसरा ग्रुप यूज कर सकते हो, वो है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन यानी कि आपका सेफ्ट्राइक्सोन, आपका सिफोटेक्सिन, सिफोडोक्सिन, कोई सा भी एंटीबायोटिक यूज कीजिएगा। अगला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसमें मोस्ट अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है आपका सर अपन यूज करेंगे पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप एंटीबायोटिक। ठीक है सर। अगला इसके अंदर आप कौन सी दवाई यूज कर सकते हैं सर? अगला जो मेडिसिन है वो इसके अंदर अपने इन्फ्लामेशन हो रहा था, वो एंटी नीरू इन्फ्लामेटरी, सॉरी खड़ी हो ले बेटा दवाई दवाई एंटी इन्फ्लामेटरी और खड़ी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है एनसेड, बेटा हाँ सही हो रहा नॉन है स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में से आती है आपकी पीसीएम, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, आपका नेमिसलाइड हो गया, आपका एस्प्रिन हो गया। ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं वो एनसेड में आती है, इनमें से कोई सा भी एक दवाई यूज कर लीजिए सर। अगला इसका और ट्रीटमेंट ऑफ लाइन क्या होना चाहिए सर? इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन है वो होना चाहिए कि आप एक काम करो, एक यहाँ डीकंजिस्टेंट यूज कीजिएगा। डीकंजिस्टेंट यानी कि आप यहाँ पे वो दवाई यूज कीजिएगा जो कि एलर्जी को आपका हल्का सा कम करती हो। वो एलर्जी का जो यहाँ दूसरा जो मीनिंग होता है, जो डीकंजिस्टेंट गिलास तो वो पकड़ हल्का सा जो आपका वो मैं एप्टिडेशन बैठा फॉर्मेशन हो रहा पानी है पीने उसको कम करेगी। आपका मगर मार यूआरटीआई के को साथ में यदि इसका कोई रिलेशन है तो इसको ये ठीक करने में काम होगी, जिसको अपन बोल जिसके अंदर अपना आता है फेनारमाइन आता है, फेनारमाइन यूज कीजिएगा सर। अगला जो मेडिसिन इसमें वो यूज देना करते हैं वो इतनी सारी दवाइयां दे रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, एक पीपीआई दो इसको और एक बी कॉम्प्लेक्स दो पिए ना सर। पीपीआई एसिडिटी नहीं होने देगी, और बी कॉम्प्लेक्स साथ में सप्लीमेंट्री के रूप में, क्योंकि आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक के साथ में बहुत बार है डायरिया वगैरह देखने को मिलता है, तो अपन इसको एक बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, वाइटामिन बी बोल रहे रुक कॉम्प्लेक्स दो, दिया सर ताकि इसको ले ठीक कौन रहे सर। क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है? क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है? तो सर सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। यार ये मैंने मेडिकल मैनेजमेंट इसी वजह से फास्ट पढ़ाया, क्योंकि ये जो अपना पार्ट है वो अपन फार्मा में और अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि फार्मा वाले सारे वो एंटीबायोटिक्स हो गए, पीपीआई ये हो गया, ऑलरेडी डीकंजेस्टेंट हो गया, इन सबको और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, इसीलिए उस पार्ट को अपन ने हल्का सा स्किप किया सर। देखिएगा सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कौन कौन सी सर्जरी होती है, तो सर इसके अंदर होता है आपका टिम्पेनोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी, मैरिंगोप्लास्टी, ओसिक्लोप्लास्टी, ओसिक्लोप्लास्टी सर। मैरिंगोप्लास्टी और टिम्पेनोप्लास्टी से सीधा सीधा सा अपने को समझ में आता है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड हुई है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करना। जो अपन इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जो ग्राफ्ट वहां लगाएंगे, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? टिम्पेनोप्लास्टी। बट मत भूलिएगा, मैंने बोला है कि जिस जगह इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन वाली जगह वो वहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज होती है, और इस लेवल तक डैमेज होती है कि कई बार आपकी जो ऑडिटरी ओसिकल्स है, ये ऑडिटरी ओसिकल्स भी डैमेज हो जाती है सर। यदि सपोज करो आपकी ये वाली जो बोन्स है, ये इस वाली बोन का डैमेज हो गया, ये वाली बोन डैमेज हो गई, या ये वाली बोन डैमेज हो गई, तो सर डैमेज बोन जो हुई है, इस बोन को अपन कार्टिलेज लगा के, नया कार्टिलेज यूज करके अपन क्या करते हैं सर? नया कार्टिलेज लगा के अपन इस बोन का ग्राफ्टिंग करते हैं, ताकि आपकी ये जो बोन है, ताकि आपकी ये जो बोन है, ये बोन आपका वापस रिकंस्ट्रक्ट हो सके, और जो अपना काम था पहले ही इसका टिम्पेनोप्लास्टी के साथ में कार्टिलेज लगा देंगे, ताकि आपकी जो बोन है वो पहले की तरह काम कर सके, और आपका हियरिंग जो है वो पहले जैसा आ सके। तो सर कुछ ज्यादा नहीं है, 3 सर्जरीज मैंने आपका इसके अंदर पढ़ाया, टिम्पेनोप्लास्टी, मारिंगोप्लास्टी और ऑसिक्लोप्लास्टी। ऑसिक्लोप्लास्टी का मतलब है कि आपकी जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है उनका सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करना। ठीक है सर। अगला मैं बोल रहा हूँ नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा इस बंदे का जिसके अंदर ओटाइटिस मीडिया है? तो सर ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, वो नर्सिंग मैनेजमेंट अपन इसको करते हैं थोड़ा सा उस हिसाब से, क्योंकि अपने को पता है कि जब तक पेशेंट आपके पास आता है, जब तक पेशेंट आपके पास आता है, तो सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन है, और एक्टिव इन्फेक्शन है तो वहाँ पे अपने को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, और एंटीबायोटिक्स देने के बाद में वो जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन खत्म होगा, और जैसे ही वो इन्फेक्शन खत्म होगा उसके बाद में अपन सर्जरी करते हैं। याद रखना इस चीज को, टिम्पेनोप्लास्टी कभी भी ईयर डिस्चार्ज के साथ में नहीं कर सकते। मैं ईयर डिस्चार्ज को पर्टिकुलर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक ईयर डिस्चार्ज है, इसका मतलब वहाँ एक्जुडेशन बन रहा है, और वहाँ एक्जुडेशन बन रहा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव फेज में है, और जब आपका इन्फेक्शन एक्टिव फेज में है तो सोचो आप खुद कि एक्टिव फेज में यदि आप कोई ग्राफ्ट लगाएंगे, भाई टिम्पेनोप्लास्टी में क्या होता है, अपन इस टेम्पोरारिस मसल्स का छोटा सा ग्राफ्ट लेते हैं और इस ग्राफ्ट को अपन उस जगह इम्प्लांट करते हैं। यदि वह एक्टिव इन्फेक्शन है तो जिस इन्फेक्शन ने हेल्दी नेचुरल गॉड गिफ्टेड टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये तो आर्टिफिशियल है, इस आर्टिफिशियल टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि टिम्पेनोप्लास्टी या ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो तभी करेंगे जब अपना एंटीबायोटिक देने के बाद वो जो ऑर्गन है पैथोजन से फ्री हो, वो जो ऑर्गन है वो बैक्टीरिया से फ्री हो। सर बात करते हैं कि यार इस बंदे को मैंने बोला है नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए, तो सर जब तक पेशेंट आपका ओपीडी में है, जब तक वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, जब तक वो इसका सारा सब कुछ किया है, तब तक जो नर्सिंग का मैनेजमेंट है वो इतना कोई खास मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है सर, अपना जो नर्सिंग का जो रोल है वो स्टार्ट तब होता है जब उसने एंटीबायोटिक लेने के बाद में, पान छूटने के बाद में वो पेशेंट आपके पास वापस आया हॉस्पिटल में कि हाँ डॉक्टर साहब अब मैं रेडी हूँ और मेरा ऑपरेशन कर दो। जैसे ही वो बंदा अपने ऑपरेशन थिएटर में आएगा, वो ऑपरेशन थिएटर में सॉरी अपने हॉस्पिटल में आएगा ऑपरेशन के लिए, और जैसे ही बंदा ऑपरेशन के आएगा वहां से अपनी स्टार्ट होती है पेरी ऑपरेटिव पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। तो इसमें कौन से टाइप की नर्सिंग केयर देंगे अपन? पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर देंगे। सर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के कितने पार्ट होते हैं? सर 3 होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अभी तक काम आ रहा है। कौन कौन से 3? सर पहला प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है सर, इस पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि अपने सीएचओ के अंदर पूरा एक सिलेबस आया हुआ है जनरल सर्जरी का। ठीक है, उस टाइम में इस पूरी नर्सिंग केयर को और अच्छे से आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपन इस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, इसके साथ में अपने को क्या प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या अपने को ध्यान रखना है। तो सर प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर है ओटाइटिस मीडिया के साथ में, उसमें अपने को जो ध्यान रखना है वो सबसे पहला ये है कि उसके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पूरे होने चाहिए क्योंकि सर्जरी से पहले जितने भी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं वो सारे होने चाहिए। मैं एक बार नंबर से बोल देता हूँ कि पेशेंट का सीबीसी होना चाहिए करंट का, पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल, उस पेशेंट का आपके ट्रिपल एच मार्कर, HIV एड्स, HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों वायरल मार्कर्स होने चाहिए। ये तो नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जो हर एक पेशेंट के साथ अपन देखते हैं। कौन कौन सा? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा कौन सा? सर दूसरा मेरे पास है वो है आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अगला जो मैंने बोला है वो ये बोला है कि सर इस पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो, और इसके बाद में जो मैंने बोला है वो बोला है आपको सर ट्रिपल एच मार्किंग, HIV, HBsAg एंड हेपेटाइटिस सी, ये तीनों होना चाहिए। सर ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद में रेडियोलॉजिकल में चेस्ट एक्सरे और ECG, ये तो होना ही चाहिए, बेसिक है। सर इन तीनों के बाद में आप एक काम कीजिएगा,
जो बेसिक अपना नियम होता है कि आपका जो पेशेंट है उसकी साइट, ऑपरेटिव साइट प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना कभी भी ऑपरेटिव साइड को ब्लेड से क्लीन नहीं करते, ब्लेड से वहां का जो हेयर है वो रिमूव नहीं करते। यहाँ बहुत चीज जरूरी ध्यान रखने वाली चीज है, ये वाली जो जगह है जो ये अपनी ऑपरेटिव साइट है, यहाँ तक अपने को हेयर रिमूव करना होता है, इनको कभी भी ब्लेड से रिमूव नहीं करवाना है। ठीक है, कभी भी ब्लेड से रिमूव नहीं करना, इनको आप ट्रिमिंग करवा सकते हो, ट्रिमर से आप कटवाओ। ठीक है सर, अगला मैं बोल रहा हूँ प्री ऑपरेटिव के अंदर एनपीओ, नथिंग पर ओरल, एटलीस्ट 6 आवर्स होना ही चाहिए, कम से कम 6 घंटे होना ही चाहिए। सर अगला जो है वो आपका इंट्रा ऑपरेटिव, और इंट्रा ऑपरेटिव इतना अपना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, क्योंकि अपने को पता ही है ओटी के अंदर 2 टाइप की नर्स होती है, इसका वो सर्कुलेटरी, और वो अपना जो काम है वो मेनुअल करती है। इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर देखिएगा सबसे पहले सर, सुनना समझना इसको, देखिएगा मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई भी ऐसा आपने कोई भी ऐसा सर्जरी असिस्ट करवाया है, या फिर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया जिसका अभी भी सर्जरी हुआ है, और वो सर्जरी वाला जो पोर्शन है वो ये आपका मिडल ईयर है, वो उसका सर्जिकल एरिया है, यहाँ पर आपका सर्जरी हुआ है। तो सर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सर जब आपने यह सर्जरी असिस्ट करवाई है या इस पेशेंट का यह सर्जरी हुआ है, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब यह सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे थे तो इस सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से क्या यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हुआ था? जब यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ तो डेफिनेटली क्या आपके इनर ईयर तक स्टिमुलेशन नहीं जा रहे थे? और जब आपके इनर ईयर तक स्टिमुलेशन जा रहे थे तो आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये इरिटेट नहीं हुई क्या? और बार 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 आपका वेस्टिबुल नर्व है ये इरिटेट हो रहा था, और इस वजह से पेशेंट को होता है वर्टाइगो, चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को, सुनना या समझना। दूसरा, जब कभी भी आपके ब्रेन में कंटिन्यूअस अबनॉर्मल आपके नर्व से जाते हैं तो उन नर्व पल्सेस के कंटिन्यू जाने की वजह से, नॉर्मल नर्व इनर्वेशन जाने की वजह से जो आपका सीटीजेड है, इमोट्राइगल जोन जो है, यानी कि जो वॉमिटिंग सेंटर है, वो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, और वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेशन होने से पेशेंट को वॉमिट, देखना, सुनना ही है, समझने की कोशिश करना। इन पोस्ट ऑपरेटिव का सबसे पहला मैं आपको नर्सिंग केयर बता रहा हूँ कि इस पेशेंट का क्या करना है। सर इस पेशेंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है। कैसे? सर अभी भी सर्जरी हुई है, तो क्या होगा सर, कंटिन्यूसली वेस्टिबुलर नर्व इरिटेट हो रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, डिजीनेस, इसको चक्कर आ रही है, और वेस्टिबुलर नर्व का और स्टिमुलेशन की वजह से, अबनॉर्मल कंडक्शन की वजह से सीटीजेड स्टिमुलेट हुआ, और क्या हुआ, वॉमिट। अब देखो सुनो, जब पेशेंट को वॉमिट होती है और पेशेंट ओरिएंटेड है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो ओरिएंटेड होके अपने कपड़ों में वॉमिट कर सकता है? जैसे ही पेशेंट को वॉमिट होगा तो पेशेंट वॉमिट करने के लिए खड़ा होगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा या बेड से उठने की कोशिश करेगा, और उसी टाइम चक्कर आया तो पेशेंट नीचे गिरेगा। एक नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, चाहे ये देखिएगा सर, मेडिसिन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार मेडिसिन है वो मिस हो जाती है। जितना नर्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे कहीं गुना ज्यादा इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपके पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और जब पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो सर ये पेशेंट नीचे गिर सकता है, इसको ट्रॉमा हो सकता है, इसको लग सकता है, तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। सर दूसरा मैंने बोला है वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग की वजह से एस्पिरेशन, वो एस्पिरेट कर सकता है, इसको एस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है, तो सर इस पेशेंट को आप लेटरल पोजीशन देख के रखिएगा। कौन सी लेटरल देख के रखना है सर? वो वाली लेटरल देख के रखिएगा जिस तरफ सर्जरी नहीं हुआ है, नॉर्थ सर्जिकल साइड में रखना है पेशेंट को सर, ताकि आपका जो कान है वो दबे नहीं। जिस साइड सर्जरी हुई है उस कान को ऊपर रखना है, जिस साइड सर्जरी नहीं हुई है उस साइड पेशेंट को रखना है।
यहाँ भूल जाना कान वाले के अंदर सर राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल जो भी आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखते हो। सर अगला मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि सर आपका जो पेशेंट है उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हुआ इसका मॉनिटरिंग। अगला जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है वो ये है कि सर आप उसका पूरा रेस्ट दीजिएगा पेशेंट को, उसको काम कीजिएगा, क्वाइट कीजिएगा और कॉन्स्टेंटली उसके जो वाइटल्स है मॉनिटरिंग, वाइटल्स मॉनिटरिंग कीजिएगा, उसके देखते रहिएगा कि उसके अंदर वाइटल्स है कहीं वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे, क्योंकि वाइटल्स है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेशेंट यदि वो टैकीकार्डिक है तो हो सकता है कि उसमें पेन हो रहा हो, यदि पेशेंट है उसके अंदर टैकीकार्डिया हो रहा है तो हो सकता है कि आपका कुछ और वहाँ कुछ इंपेयरमेंट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे हेमरेज और इन सब चीज़ों का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मैं यहाँ बीपी को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ मैसिव सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, बड़ी आर्टरीज ओपनिंग का होता है, वहाँ पे हमेशा हार्ट रेट और बीपी और रेस्पिरेशन तीनों को देखते रहना चाहिए कि कहीं वहाँ से आपका हेमरेज तो नहीं हो रहा, जो कि अपन पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के साथ में करते हैं। सर अगला जो नर्सिंग केयर है वो सीधा सा है कि पेशेंट है उसको बिल्कुल आप है वो सेमी आपका जो पेशेंट है उसको बिल्कुल डाइट देनी है, वो आपको सॉलिड डाइट उसको अवॉइड करनी है, ठीक है, सॉलिड डाइट आप उसको अवॉइड कीजिएगा। सर सॉलिड सॉलिड डाइट है वो आप इसको अवॉइड कीजिएगा। मैं सॉलिड डाइट अवॉइड करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोज कीजिएगा जितना पेशेंट सॉलिड डाइट खाएगा तो उसको चौमिन के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये वाला जो जॉइंट है इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो जो नया आपने ग्राफ्ट लगाया उस ग्राफ्ट को अपन क्या करते हैं सर, वो जो ग्राफ्ट है वो अपनी जगह से क्या हो सकता है, डिसलोकेटेड हो सकता है। सर अगला क्या करना है, सर अगला जो है वो ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग है उस ड्रेसिंग को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कीजिएगा। सर 2-3 दिन बाद में आप ड्रेसिंग चेंज करो, जिस टाइम आप ड्रेसिंग चेंज करो उस टाइम देखो कि वहाँ से किसी टाइप का कोई ड्रेनेज तो नहीं है, ड्रेन तो नहीं है, क्या वो जो ड्रेन है उसके अंदर पस तो नहीं है, क्योंकि पस है तो वो आपका सजेस्ट कर रहा है कि शायद तक इस पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया हो, जो कि और ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है सर, आप एक काम कीजिएगा, ड्रेसिंग वगैरह हटाने के बाद में आपका जो पेशेंट है वो 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने के बाद वो घर जाएगा। घर जाने के बाद उस पेशेंट को आप बताइएगा कि आपके जितनी भी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा आप, ठीक है। आपका जो कान है इसको कंटिन्यूसली ड्राई रखिए, ठीक है, इसको ड्राई रखना है, सूखा रखना है, और सूखा रखने से क्या होगा सर, सूखे रखने से ये जो आपका कान है वो शायद तक वो जो कान है सूखा रहने से इन्फेक्शन है वो और नहीं बढ़ेगा। सर यहाँ पे अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो खत्म होता है, जिसको अपने बोला था क्या, ओटाइटिस मीडिया। सर नेक्स्ट है आपके ईयर की एक और भी डिजीज बचती है जिसको अपन बोलते हैं आपका मीनस डिजीज। 5 मिनट ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं और 4-5 मिनट बाद अपन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।